क्लास है। क्लास क्या है, हम लोग एक दूसरे के विचार साझा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टेट होता है उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसमें क्या जांचा जाता है, किन मापदंडों पर व्यक्ति को या शिक्षक को परखा जाता है। तो चूंकि गणित विषय मुझे मिला हुआ है, तो गणित विषय में हमें क्या समझना है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, और जो संबंधित विभाग है, जो उस पात्रता परीक्षा को अरेंज कर रहा है, वो क्या जानना चाहता है, इससे जुड़ी कुछ मूलभूत अवधारणाओं की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। सभी को बढ़िया से आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके। तो अगर आप सभी रेडी हैं तो एक बार थंब बना के अगर चाहें तो बीच बीच में दिखा सकते हैं कि यस वी आर रेडी। तो जो जैसा कि आपको पहली स्लाइड दिख रही है, इसमें है गणित की प्रकृति, अवधारणा और शिक्षण। देखिए, आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं है जो हमारी समझ से ऊपर जाएगा। सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते हम सभी को यह जरूर समझना है कि इस परीक्षा को हम किस लिहाज से दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो उस परीक्षा में पहली बार बैठेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े भी हो सकता है उस परीक्षा को आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे साथ इतने वर्षों का अनुभव है। चूंकि आज अब मैंडेटरी हुआ है, परीक्षा निकालना ही है, तो किसी भी परीक्षा के लिए अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं तो उसको निकालने की संभावना बढ़ जाती है, प्रायिकता बढ़ जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने अपने स्तर से जो एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं और सहयोग करते हुए अगर सीख सकते हैं, तो वो शिक्षक पात्रता परीक्षा में हमारे 100% लोग एक साथ निकाल लें, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं। गणित में क्या जानना चाहता है डिपार्टमेंट, या वो जो परीक्षा एनटीए होती है, सी टेट में की बात कह लीजिए, या स्टेट के टेट्स होते हैं, उनमें गणित कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, कहां पर फोकस होना चाहिए, उस गणित को पढ़ाने का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक के नाते बहुत सी चीजें हमको पहले से पता है। उन्हीं से जुड़ी हुई चीजों को मैंने यहां पर आज स्लाइड में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जैसा कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं, पहली स्लाइड है गणित की प्रकृति, अवधारणा और शिक्षण। क्या कहता है ये कि गणित केवल संख्याओं का विषय नहीं, यह तर्क, पैटर्न, संबंध, मापन और समस्या समाधान की सार्वभौमिक भाषा है। यह प्रथम कक्षा, जैसे प्रथम कक्षा का मतलब है जो प्राइमरी टेट होता है, और इसके बाद जो इंटरमीडिएट वाला टेट होता है, वो दोनों के लिए जो पेडागोजी है गणित की, उसमें ये कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है। तो गणित जैसा भी हम लोग बच्चों को देखते हैं, हम लोग 5वीं की परीक्षा बच्चों की करवाते हैं, तो उसमें एक नवोदय की परीक्षा होती है। आप सभी ने देखा होगा नवोदय परीक्षा का जो उसकी जो पुस्तिका आती है, उसके जो एग्जाम पेपर होते हैं, उसमें बहुत सारे पैटर्न वाले क्वेश्चंस रहते हैं। मोर देन हाफ जो रहते हैं वो पैटर्न से संबंधित रहते हैं, और उसकी लगातार बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं उसको क्रैक कर लेते हैं। क्यों ऐसा? उसमें कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ पैटर्न पैटर्न पैटर्न। कारण यह है कि गणित, जैसा कि हम समझते हैं, बहुत सारे शिक्षक गणित को केवल अंकों से नापते हैं कि अंकों का ही खेल है, जबकि गणित बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं, तर्क भी गणित है, अलग अलग पैटर्न, डिजाइन, आकृतियां भी गणित है, संबंध निर्धारण वो भी गणित है, मापना, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, वो भी तर्क के आधार पर होती है, इसलिए वो भी मैथमेटिक्स का ही एक हिस्सा है। आगे देखते हैं हम, जो भाग 1 में है कि गणित की अवधारणा और प्रकृति। तो गणित क्या है? गणित वह ज्ञान क्षेत्र है जिसमें हम संख्या, आकार, मापन, डेटा, संबंध और तर्क के आधार पर सोचते हैं। यह अमूर्त भी है और व्यावहारिक भी, इसलिए इसे जीवन की वास्तविक समस्याओं से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। गणित में, अच्छा, जो एग्जाम हमारा है उसमें गणित का पेडागोजी का उद्देश्य क्या है? वो ये देखना कि टीचर गणित को कंसेप्चुअल तरीके से समझा सकता है या नहीं। हम सभी शिक्षक जब कक्षा में जाते हैं तो हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या आती है कि 6वीं के बच्चे को 6वीं के गणित का स्तर नहीं पता है।
5वीं तक का स्तर भी उसका नहीं है, हो सकता है तीसरी तक का स्तर ना हो। कई बार 6वीं में ये देखने को मिलता है कि बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती, बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं बन रहा है। और अगर पहली दूसरी के बच्चों को देखें, तीसरी तक के बच्चों को अंक ज्ञान नहीं हो पाता है कई बार। उसके बहुत सारे नाना प्रकार के कारण होते हैं, परंतु उसका एक कारण ये भी होता है कि हम उस गणित को ना उस तरीके से उस तक नहीं ले जा रहे हैं जिस तरीके से उस तक ले जाया जाना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग, हो सकता है मैं भी उनमें शामिल हूं, हम लोगों को बहुत बाद में ये समझ में आया कि इस चीज को कैसे पढ़ाना है। क्योंकि शुरुआत में तो पहले ना तो बीएड डीएड था, ना टेट था, वो सब धीरे 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 इवॉल्व होता गया। शुरू शुरू में ना मुझे भी ना, जब मैं स्कूल में जाता था आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले, तो प्राइमरी स्कूल में था, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि मैं पढ़ाऊं कैसे। क्लास 1 में सिलेबस है, क्लास 2 में सिलेबस है, क्लास 3 में सिलेबस है, 4 5 सब में सिलेबस है। हम सीधे क्या करते थे कि कक्षा में जाते थे और किताब उठाया, हमको पता है कि ये चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 से हमने शुरू कर दिया। अब उस चैप्टर 1 में जो भी है, अब हमने उसको एज इट इज बच्चों को देना आरंभ कर दिया। पर क्या वो तरीका सही था? खुद सोचिएगा आप लोग। ये मैं अपना अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। 2009 की बात है, 9-10 की बात है। मुझे ना 1-1.5 साल लग गए ये समझने में कि नहीं, इस तरह से पढ़ाने में काम नहीं बनने वाला है। बहुत ज्यादा अभ्यास करने के बाद, मशक्कत करने के बाद, जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मेरे एक सीनियर गुरुजी थे, उन्होंने समझाया कि बाबू पहले आप बच्चे को ये देखो कि अभी वो किस स्तर पे है। ठीक है, तब तो ऐसा ना तो कोई टेट था, ना इसके लिए कोई पढ़ाई थी। उस समय तो डीएड बीएड भी हम लोग नहीं किए थे, तो हमको तो मालूम नहीं था कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। आज हम सभी शिक्षा शास्त्र से परिचित हैं। अब वो शिक्षा शास्त्र, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, चाहे वो गणित से संबंधित हो, चाहे कला से संबंधित हो, वो आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ ये बताता है कि हमको बच्चों के साथ उनको पढ़ाते समय किस तरह की तकनीक को अपनाना चाहिए। गणित में भी वही है। गणित में सबसे पहले सबसे बेसिक चीज ये होती है कि अभी बच्चा किस स्तर पे है, इस चीज को जांचना। तो जब हम उसको जांच लेंगे तभी हम उसको बता पाएंगे कि आगे क्या, फिर उसके आगे क्या, फिर और उसके आगे क्या। क्योंकि गणित ना एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो गणित के मुख्य गुण क्या है? पहला तो तार्किकता। गणित तर्क पर आधारित है। गणित में हम जैसे कुछ कुछ विषयों में हम कुछ भी बोल देते हैं, कहीं से भी लिंक जोड़ देते हैं, लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता है। गणित में किसी भी प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, अनेक उत्तर नहीं होते हैं। कहीं से भी आप किसी भी तरीके से, जैसे गणित के किसी एक प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसका अंतिम निर्णय एक ही होगा। अच्छा, जिस तरीके से भी आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए भी आपको एक खास सिस्टम, खास लॉजिक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये गणित का सबसे विशिष्ट गुण है कि वो तार्किक है। दूसरा, सटीक है। सटीक का अर्थ वही जो हमने अभी बात की कि इसका जो उत्तर है वो निश्चित और सटीक होगा, इकलौता उत्तर होगा। अगर किसी प्रश्न का आंसर 1.25 आ रहा है तो 1.25 ही होगा, 1.26 उसका उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा, क्रमबद्धता। सरल से कठिन का स्पष्ट क्रम। जैसे अगर हमको किसी बच्चे को लघुत्तम समापवर्त पढ़ाना है, तो सबसे पहले बच्चे को अंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद संख्याओं में जो बेसिक जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप उसको डायरेक्टली महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त नहीं सिखा सकते। तो गणित जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, और यहीं पर वो बात लागू होती है कि क्रम से चलना है, इसलिए बच्चा अभी किस क्रम में है इसको जानना ज्यादा जरूरी है। इस उस क्रम के किस स्तर पर वो है, क्योंकि वो जहां पर होगा आप उसको वहीं से ही आगे ले जा सकते हो। बीच के कुछ 2-4 सीढ़ियों को छोड़कर डायरेक्ट आप उसको जंप नहीं करवा सकते। अगर ऐसा करवाएंगे तो बच्चा कभी गणित नहीं सीख पाएगा, बच्चा गणित से डरने लगेगा, और हो सकता है अच्छे से अच्छे टीचर की कक्षा को भी वो मिस करने लगे और बाद में बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यहां पर ना तो शिक्षक की गलती है, ना बच्चे की गलती है। गलती है उस तकनीक की या आपसी शिक्षक और छात्र के बीच के समझ की। वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको पहले लेनी चाहिए किसी भी बालक को पढ़ाने से पहले, वो गणित में यही है कि सबसे पहले आप उसका वर्तमान स्तर, और ये चीज कहीं ना कहीं भाषा शिक्षण में भी लागू होता है, अन्य चीजों में भी लागू होता है।
हाँ, कुछ ऐसे विषय जरूर हैं जहां आप डायरेक्टली बिना किसी पूर्व जानकारी के किसी दूसरी जानकारी को आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि इतिहास में अगर आप उसको मध्यकाल पढ़ा देंगे तो वो मध्यकाल तो जानेगा कम से कम, भले ही पुरातन काल जाने या ना जाने, उनका आपसी कोई संबंध नहीं है। विज्ञान में भी ऐसा हो सकता है, सजीव पढ़ा रहे हैं आप, निर्जीव पढ़ा रहे हैं आप, उसको निर्जीव पढ़ा देंगे तो निर्जीव वो जान जाएगा, सजीव पढ़ाएंगे तो सजीव वो जान जाएगा, लेकिन एक दूसरे से संबंध नहीं है। लेकिन गणित में ये क्रमानुसार है, तो ये गणित का सबसे बड़ा गुण है। अगला गुण गणित का क्या है? सार्वभौमिकता। गणित की भाषा पूरी दुनिया में एक समान है। जो गणित हम भारत में पढ़ रहे हैं, गणित ठीक वैसे ही यूएस में पढ़ी जाती है, ठीक वैसे ही जापान में चलता है, दुनिया के हर देश में गणित गणित के ही रूप से चलता है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, बोली अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन गणित में सारी चीजें सिमिलर है। समस्या समाधान क्षमता, डिसीजन मेकिंग, जीवन की चुनौतियों को हल करने का कौशल देता है। अब डिसीजन मेकिंग कैसे हो गया भाई गणित में? हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो कैसे लेते हैं? हम किसी भी परिस्थिति या किसी भी समस्या का पहले आकलन करते हैं। आकलन करना भी गणित है। आकलन करने के बाद हम उसके पॉसिबल, संभावित जो भविष्य में उसके उत्तर हो सकते हैं, हम उनको खोजते हैं, या उस समस्या के कितने समाधान संभव हैं, तो ये प्रायिकता होती है, ये भी गणित है। फिर उस हल तक जाने के लिए हम एक प्रॉपर प्रोसेस, सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाएंगे, वो भी गणित है। और अंत में हम जिस निर्णय पे पहुंचेंगे वो यूनिक होगा, वो भी गणित है। तो गणित डिसीजन मेकिंग भी बताता है। दैनिक जीवन में उपयोगिता, शायद ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि गणित कितना जरूरी है। चलिए इसको छोड़कर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक जो मैं कह रहा हूं, क्या वो बातें आप सभी के मस्तिष्क पटल पर हूबहू उस तरह से आ रही हैं, या मेरी भाषा सही नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं समझा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं? अगर ऐसा हो तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उस चीज में भविष्य में सुधार भी करूंगा। ठीक है, अभी गणित के सीखने की प्रक्रिया, ये एक विशिष्ट है जिसको सीपीए दृष्टिकोण बोलते हैं। तो ये सीपीए टेक्निक को आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है ये। तो ये सीपीए क्या है भाई? तो इसमें सी, पी और ए है। सी मतलब कॉन्क्रीट, पी मतलब पिक्टोरियल, एंड ए मतलब एब्स्ट्रैक्ट। आप एक डिजाइन देख रहे हैं, इसमें तीन हिस्से बने हुए हैं। एक रेखा है जिसमें तीन मोड़ हैं। पहला जो मोड़ है वो है मूर्त, यानी कॉन्क्रीट, मूर्त। कोई भी चीज दिख रही है, छुई जा सकती है, देखी जा सकती है, टेंजिबल जो चीजें हैं, तो वो मूर्त होता है। जैसे वस्तु देखना, तीन केले, जैसे हम बच्चों को जब हम लोग गणित सिखाते हैं, सबसे पहले हम लोग जोड़ सिखाते हैं। तो कैसे सिखाते हैं? बाबू ये 5 कंचे हैं, ये 2 कंचा और दे दिए। तो वो कंचे को हाथ में पकड़ सकता है, देख सकता है, उसके साथ खेल सकता है। ये मूर्त रूप हो गया। अभी फिर क्या होता है, जब उसका अगला स्तर हम गणित में पढ़ाते हैं तो धीरे से उस मूर्त रूप को हम क्या करने लगते हैं, श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पे, या कागज पेन पेंसिल पे, स्लेट पे चित्र बना के उसको दिखाने लग जाते हैं। तो वो मूर्त से चित्र की तरफ चला जाता है। और फिर जब चित्र में वो पारंगत हो जाता है, अच्छी प्रैक्टिस उसकी हो जाती है, तब फिर हम उसको धीरे से अमूर्त की तरफ ले जा सकते हैं। और तब हम उसको डायरेक्टली बोलेंगे, देखो तुम्हारे पास 25 ये था, इसमें 5 ये चला गया, तो वो फिर माइंड में ही कैलकुलेट कर लेगा, यानी अमूर्त तक चला जाएगा। तो उस अमूर्त तक पहुंचने के लिए, ए तक पहुंचने के लिए, सी यानी कॉन्क्रीट फेज से गुजरना पड़ेगा बच्चे को, देन उसको पिक्चोरियल फेज पे लेके जाएंगे, और फाइनली जो आपका एब्स्ट्रैक्ट, जो अमूर्त फेज है, वहां तक हम उसको ले जा सकते हैं। गणित इसी तरीके से आगे बढ़ता है। और हमको भी बच्चों के अंदर यही समझ देखनी है कि बच्चा अभी फिलहाल इसमें से किन किन चीजों को समझ पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम सीधे ब्लैक बोर्ड में बता तो रहे हैं, पर बच्चा उस अमूर्त चीज को नहीं समझ पा रहा। परंतु अगर वही चीज उसके दैनिक जीवन में जोड़ करके हम मूर्त रूप से उसको समझाना चाहें तो वो आसानी से समझ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सीपीए दृष्टिकोण में हम उसको सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी तरकीब है, गणित सिखाने की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसको जरूर सब ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे उदाहरण दिया हुआ है कि 3 केले दिखाइए, 3 का चित्र बनाइए, फिर 3 + 2 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो मतलब पहले क्या है, पहले केले, 3 केले दिखाइए उसको, फिर 2 केले दिखाइए, बोले कितना केला हो गया। जैसे हम लोग बच्चे को बोलते हैं तेरे हाथ में एक लड्डू है, एक ठोर दे दिया तो कितना हो गया, तो बोलेगा 2 लड्डू।
क्योंकि लड्डू तो देख रहा है, हाथ में है। फिर धीरे से उसको चित्र में आ गया कि देखो ये एक गोला, दो गोला, फिर इसमें एक गोला और जोड़ दिया तो कितना हो गया, तीन गोला। फिर धीरे से वो मेंटल लेवल पे चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चला जाएगा, फिर वो माइंड में ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। हम सभी भी याद करते हैं जब हम लोग पहली कक्षा में थे तो हम लोग को पहले एक दो तीन चार पकड़ पकड़ के कंचे से पकड़ते थे, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट किए, फिर हम लोग, अब आज बोलने की जरूरत नहीं है, आज हम लोग मेंटली उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चे के साथ भी यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गणित की पाठ्यचर्या, वो गलत छप गया है। गुण और दोष। गणित को पढ़ाते समय जो उसकी पाठ्यचर्या होती है, या जिस तरीके से हम गणित पढ़ाते हैं, उसके कई गुण भी हैं और कई दोष भी हैं। ध्यान रखिएगा, दोष भी बहुत जरूरी है जानने, उस पर भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो एक प्रभावी गणित पाठचर्या बच्चे की उम्र, स्तर और अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। इसमें संख्या, ज्यामिति, मापन, बीजगणितीय सोच, डेटा हैंडलिंग और रीजनिंग को सरल से कठिन क्रम में रखा जाना चाहिए। सरल से कठिन क्रम में, ये वही वाली बात हो गई कि सबसे पहले शुरुआत से, यानी स्ट्रक्चर्ड वे में सीढ़ी दर सीढ़ी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आदर्श जो पाठचर्या होती है कि गणित की जो पाठचर्या, यानी किस तरीके से उसको पढ़ाया जाना है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसके जो अच्छी आदर्श पाठचर्या होती है, इसके गुण क्या हैं? तो पहली चीज, वो जीवन से जुड़ी हो। जीवन से जुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जीवन से जुड़ा होना मतलब मूर्त रूप से बच्चा उसको देख पाएगा, छू पाएगा, समझ पाएगा, फील कर पाएगा, तो गणित को वो आत्मसात करेगा और उससे जुड़ाव महसूस करेगा, तो गणित से भागेगा नहीं। तो पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा क्या? सरल से जटिल। तो जब उसको इजी इजी चीज हम देंगे और फिर धीरे धीरे हम क्लिष्टता को बढ़ाते चले जाएंगे, कठिनाई को बढ़ाते चले जाएंगे, तो उसको कैचअप कर पाना बच्चे के लिए बड़ा आसान होता है। और धीरे धीरे जैसे हम उसकी कठिनाई का स्तर बढ़ाते हैं ना, तो बच्चे को यह समझ नहीं आता कि कठिनाई का स्तर बढ़ता चला गया, बल्कि बच्चा लगातार ग्रो करता जाता है और उसमें वो लगातार अच्छा होता चला जाता है। तो कठिनाई का अनुभव उसको नहीं होता है। अचानक से, अब जैसे हम लोग 10वीं में हम लोग पढ़ते थे गणित, और अचानक से हमको कोई 12वीं स्तर का कोई क्वेश्चन दे दे तो हम बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। लेकिन 10वीं के बाद 11वीं पहुंचे, 11वीं के बाद 12वीं पहुंचे, और फिर अब हमको 12वीं में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको बड़ा आसान लगा। क्यों? क्योंकि हम सीढ़ीगत तरीके से वहां तक पहुंचे थे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे स्कूल टाइम पे, कई बार कोई चीज हमको नहीं बनती थी। जैसे हम मान लीजिए 8वीं पढ़ रहे हैं और 8वीं में कोई चीज हमको नहीं समझ में आती थी, लेकिन हम बाद में 9वीं पहुंच गए। जब 9वीं पहुंच गए तो अपने जूनियर को वही 8वीं की चीज हम बड़े आसानी से बता, यार ये तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि हम उस सोपान को पार करके उससे ऊपर के सोपान में आ गए, इसलिए वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो गणित का एक बड़ा अच्छा गुण है ये, सरल से जटिल की ओर चलने पर वो बहुत आसान होती है। गतिविधि आधारित गणित जो हम पढ़ाएं वो कैसा होना चाहिए? सिस्टम गतिविधि पर आधारित होना चाहिए, हैंड्स ऑन प्रयोग होना चाहिए, बच्चा छू सके, खेल सके, गेम्स के माध्यम से सीख सके। ये हम लोग अक्सर हमारे सरकारी स्कूलों में ये चलता रहता है, तो इससे आप परिचित हैं। फिर क्या है? समझ पर केंद्रित। हम लोग बहुत सालों से, हम भी जिस सिस्टम से पढ़े थे, उसमें बहुत सारी चीजें रटंत पद्धति से चलती थी। रटंत पद्धति से, जैसे कि हम पहाड़ा रटते थे, तो पहाड़ा रटना तो खैर वो बहुत जरूरी है। जैसे कोई सूत्र है वो तो रटना ही पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन है, कोई नेम है, कोई, ये चीजें इनको तो रटनी ही पड़ेंगी। लेकिन जो अवधारणाएं होती हैं, जैसे HCF की अवधारणा, LCM की अवधारणा, प्रतिशत की अवधारणा, ये रटने से नहीं बनेगी। इनको पहले समझ विकसित करनी होगी कि वाकई में प्रतिशत होता क्या है। जैसे हम बोल रहे 10%, तो वो 10% का आशय क्या है? जब तक बच्चा उसको नहीं समझेगा, आत्मसात नहीं कर पाएगा। तो समझ पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या हल करने वाला होना चाहिए, यानी रीजनिंग और एनालिसिस की किसी गणित पढ़ाई जब हम कराएं तो सबसे पहले हमको बच्चे को क्या करना चाहिए? रीजनिंग देना चाहिए, तर्क करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन के बाद उसके माइंड को समय देना चाहिए, या उसको समय देना चाहिए कि वो अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से हल ढूंढने का प्रयास करे, एनालाइज करे, प्रॉब्लम को एनालाइज करे, एनालाइज करके निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करे। अगर पहुंच जाता है बच्चा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पहुंचता तो कम से कम वो एनालाइज करते समय उसका ब्रेन बहुत सारे नए न्यूरॉन्स और उनके रिसेप्टर्स को बनाएगा, और धीरे धीरे उसकी रीजनिंग बेटर होगी। फिर संवाद और रीजनिंग, बच्चों को सोचने और बोलने का अवसर देना। ये तो देखिए सभी तरह के
शिक्षा शास्त्र में या सभी तरह के विषयों में ये जरूरी है कि हम बच्चों के साथ संवाद रखें, उनको प्रॉपर सोचने का, बोलने का समय दें, बीच में टोके नहीं, बीच में उसको डर ना हो, बोलने में ना लगे, अगर वो गलत बोलता है तो भी कम से कम वो बोले तो। अच्छा, वर्तमान पाठचर्या के कुछ गुण हैं तो दोष भी हैं, दोष के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये जानना जरूरी कि जैसे पहला दोष क्या है कि भाई रटंत पद्धति है, ये उसकी समस्या है। दूसरा, एक्टिविटी की कमी है, केवल बुकिश लैंग्वेज पे हम लोग गए और बुक के माध्यम से ही हम केवल ब्लैक बोर्ड पे गए, चैप्टर हमने समझाया, बच्चे को समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, और हम बोल दिए कि भाई हमारा सिलेबस तो ओके हो गया है। तो ये क्यों? क्योंकि भाई हमने सिलेबस के हिसाब से और बुक के हिसाब से पढ़ाया, हमने उसको एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को आत्मसात करने का मौका नहीं दिया, ये एक दोष है। जीवन से संबंध कम, बहुत सारे हम कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जो आज से 50 सालों से बुक्स में चले आ रहे हैं, और कई बार वो उस समय तो बच्चों के जीवन से जुड़े हुए होते थे, पर आज के बच्चों की लाइफ बदल गई है, समय बदल गया है, तो आज वो प्रासंगिक नहीं है। तो कम से कम ऐसे उदाहरणों का हम लोग प्रयास करें जो उनके जीवन से संबंधित हो। फिर कई बार सीक्वेंस स्पष्ट नहीं होता, जैसे एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आया, फिर हम तीसरा टॉपिक, कई बार कई टीचर्स को हमने देखा है, हालांकि कई बार मजबूरियां भी होती हैं कि जैसे अब समय नहीं है, हमको कोर्स पूरा करना है और 20 चैप्टर है, मान लेते हैं 1 से 5 एक क्रम में है, पहला नहीं बनेगा तो दूसरा भी नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा तो तीसरा भी नहीं बनेगा। हमने क्या किया, पहला पढ़ाया, दूसरा थोड़ा थोड़ा बताया, और तीसरे में हम पहुंच गए, तीसरे के बाद थोड़ा थोड़ा बताया, चौथे में पहुंच गए, और हम चौथे को पूरा बता रहे। तो बहुत सी ऐसी अवधारणाएं होंगी जो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में हमने टच नहीं की, और बच्चा उस चीज को नहीं ग्रैस्प कर पाया, या बच्चा उस दिन आया नहीं जब हमने पढ़ाया, तो उसका क्रम टूट गया। तो जब क्रम टूट गया तो आगे की अवधारणा समझ पाने में उसको बड़ी समस्या होगी। तो सीक्वेंसिंग के साथ पढ़ाना चाहिए। फिर एक और प्रॉब्लम क्या है कि केवल उत्तर पर फोकस है, जैसे कोई क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का एक प्रॉपर सिस्टम है। कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे ऊपर प्रोसेस कुछ भी कर देते हैं, नीचे बस उत्तर उनको रट लिया है, उस क्वेश्चन को किताब में वो कई बार अभ्यास किया, उसका उत्तर उनको रटा हुआ है, उत्तर लिख दिए, और बाद में बोलता है कि ये देखिए उत्तर तो ये, और हमने मौखिक रूप से पूछा बताओ इसका उत्तर क्या है, बच्चा रटा हुआ है और उसका उत्तर बता दिया। हम सोचे कि यार ये बच्चे को तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि उसको प्रक्रिया का तो पता ही नहीं, वो तो उत्तर रट के आया था। तो प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना है, उत्तर कई बार गड़बड़ हो जाएगा, वो प्रोसेस में गड़बड़ी होने से उत्तर गड़बड़ आएगा। तो सिर्फ उत्तर सही होने का अर्थ ये नहीं है कि बच्चे को प्रक्रिया मालूम है। अगर प्रक्रिया अच्छे से समझा दी जाए तो उत्तर उसका अपने आप अच्छा आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सभी स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहिएगा आप लोग को जरूरत पड़े तो। गणित शिक्षण का उद्देश्य केवल कैलकुलेशन नहीं बल्कि बच्चे में लाइफ लॉन्ग मैथमेटिकल थिंकिंग विकसित करना है। एनईपी 2020 और एनसीएफ के अनुसार गणित एक लाइफ स्किल है। क्या आप सभी इस कथन से क्या बोलना चाहिए, सहमत है? मेरी आवाज आ रही है आप सब तक, या केवल इस क्लास में केवल मैं बचा हूं? हेलो? जी आ रही है गुरु, प्रणाम गुरुदेव। आ रही है। नमस्ते। समझ में आ रहा है गुरुदेव मैं कुछ कुछ जो बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं सही है गुरु। ऊपर से तो नहीं जा रहा गुरुदेव? नहीं 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 गुरु। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया है ये काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। जी गुरु। ठीक है, तो धन्यवाद, आपने रिस्पांस दिया एटलीस्ट। ठीक है, तो गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य देखिए, शासन प्रशासन या पाठ्यचर्या जो बनी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, इसके पहले भी जो पॉलिसीज बनी है, पॉलिसी बनती किस लिए है? ताकि उसका शिक्षा में प्रभाव दिखे। हाँ, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी भी आमूलचूल परिवर्तन का जो रिजल्ट है वो कम से कम 15 से 20 साल बाद दिखता है। तो इतने वर्षों के बाद नई शिक्षा क्या एनईपी आई, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, 2020 में आई, तो उसमें पाठ्यचर्या आती है कि भाई क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। तो उसमें रहता है कि ये हमको अगर विषय पढ़ाना है तो हम क्या चाहते हैं कि इस विषय से बच्चा क्या सीखे, वो है उसका उद्देश्य। अब देखिए, हम एक टीचर हैं तो हम ना कई बार
इसके प्रश्न जब आएंगे ना बाद में, प्रश्नों का हम लोग कुछ पुराने प्रश्नों का वो भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। तो कई बार आपको ना मतलब अगर आपको ये मालूम है कि हमसे क्या चाहता है शासन, या वो पात्रता परीक्षा हमसे क्या चाहती, तो कई बार इसके उत्तर हम स्वतः दे सकते हैं। तो पहली चीज क्या चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या है कि भैया बच्चे को संख्यात्मक साक्षरता हो, संख्याओं की जानकारी हो, बेसिक उनको आता हो। दूसरा, मेजरमेंट का सेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए बच्चा मेजरमेंट नहीं जानता है, और मान लो वो दूध का काम कर रहा है, तो 5 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, पौवा, ये वो समझ नहीं पाएगा। या किराना दुकान वाला बच्चा है, या कोई भी बिजनेस का बच्चा है, या घर का बच्चा है, अगर वो कुछ सामान खरीदने जा रहा है, 100 ग्राम कितना होता है, 100 ग्राम कितने में आ रहा है, 1 किलो कितने में आ रहा है, और अगर उसको ये चीजें नहीं मालूम होगी कि भाई 1 किलो कोई चीज 10 रुपए में है, तो 100 ग्राम 1 रुपए में आएगी, तो ये बेसिक लाइफ का स्किल है। तो संख्यात्मक साक्षरता बच्चे के पास होनी चाहिए। दूसरी, मेजरमेंट का सेंस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मापन, आयतन, लंबाई, वजन, ये सब चीजें तो सटीक उसकी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या का समाधान करना। आज हम सभी देखते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि जो भी बच्चे डिग्री होल्डर हैं, उनके पास उस कार्य को करने के लिए जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं स्किल नहीं है। और आज इसीलिए स्किल नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, स्किल के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए कि बच्चों के अंदर स्किल होनी जरूरी है। और वो स्किल कैसी हो सकती है, कोई भी स्किल हो, जैसे अब कला का काम कर रहा है बच्चा, तो वो स्किल, उसमें भी वो प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा है, अलग अलग रंगों के साथ, अलग अलग डिजाइन के साथ खेल रहा है। गाड़ी बना रहा है वो, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे आएगा, थिंकिंग से। थिंकिंग कैसे करना है, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करना है कि शुरुआत का समस्या का जड़ क्या है, फिर समस्या के जड़ से धीरे धीरे वो समाधान की ओर अग्रसर होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे के अंदर डेवलप हो, गणित का बहुत मुख्य उद्देश्य है। चौथा क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, तर्क, बच्चा तर्क कर सके, निष्कर्ष निकाल सके, है ना। अगर ये चीज हुई है तो ये इसलिए हुई है, अगर ये चीज हुई है तो ये इसलिए हुई है ना। जैसे हम लोग जनरल वे में बोलते हैं कि भाई इसको अन्यथा नहीं लेंगे, कोई भी मैं एक एग्जाम्पल देके बोल रहा हूँ कि भाई आज टमाटर महंगा था, 60 रुपए किलो था। क्यों 60 रुपए किलो था, क्योंकि भैया वहां से शॉर्टेज हो गई, किस चीज की, सप्लाई की। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई, तो खरीदार ज्यादा हो गए, तो उसके रेट बढ़ गए। तो ये क्या है, एक लॉजिकल थिंकिंग है कि भाई इसके रेट, अच्छा ठंडियों में यही टमाटर 10 रुपए 5 रुपए में बिकने लगता है, क्यों, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है, या डिमांड के अपेक्षा सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वही चीजें कई बार हम देखते हैं कि किसान टमाटर फेंक दे रहे हैं रोड पे। तो ये थिंकिंग लॉजिकल होना चाहिए, मतलब कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका कारण, और अगर ये हो रहा है तो फिर आगे क्या होगा, इस तरह से लॉजिक उस बच्चे के दिमाग में पनपना चाहिए। ये सबसे बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है मैथ शिक्षक की, शिक्षण की। फिर मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, गणितीय विचारों, शब्दों, चिन्हों, चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना और समझना। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं जिसमें मैथमेटिकल सिंबल्स का भी उपयोग होता है, जैसे बड़ा, छोटा, है ना, या माइनस, प्लस, परसेंटेज, मॉड्यूल, बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं। डिवीजन का हम लोग बटे यूज कर लेते हैं, दिस बाई दिस। जैसे हम लोग जमीन खरीदने गए, प्लॉट खरीदने गए, तो 30 बाई 20 का प्लॉट, तो 30 बाई 20 क्या है भाई, तो ये एक मैथमेटिकल वे में हम बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, 30 × 20। अब मान लेते हैं फिट है, तो 30 बाई 20 का प्लॉट मतलब 600 स्क्वायर फीट। तो ये हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, लेकिन है तो वो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो ये सब चीजें बच्चे को आनी चाहिए। या 10 किलोमीटर की रोड है ना, तो किलोमीटर क्या होता है भैया, बच्चे को किलोमीटर नहीं पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है। तो ऐसी चीजें। और फाइनली एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब आकलन करना किसी भी चीज का। जैसे कि भाई मुझे अपना घर का बजट बनाना है फॉर एग्जांपल, अब उसको बेसिक रिक्वायरमेंट, भाई अब हम घर में 5 लोग हैं, 5 लोग 100-100 ग्राम चावल खाएंगे एक टाइम, दिन में 3 टाइम खाएंगे, तो 300 ग्राम हो गया। फिर एक दिन में कितना खाएंगे, 30 दिन में कितना खाएंगे, फिर चावल कितने रुपए किलो है, तो टोटल हमको एक महीने में कितना चावल लगेगा, इतना, एक महीने में क्या लगेगा, इतना। तो ये हर चीज का, ये तो मैं एक एग्जाम्पल से दे रहा हूँ घर चलाने की बात को लेकर के। एस्टिमेशन हर जगह जरूरी है कि बजटिंग करना, एस्टिमेट करना, आकलन करना कि इसका ये कितने का होगा या ये कितना पड़ेगा। तो ये किसी भी चीज में हो सकता है, जैसे घर बना रहे हैं तो उसमें कितना रेता लगेगा, कितना ईटा लगेगा, ठीक है। या हम जा रहे हैं, मनेन्द्रगढ़ जा रहे हैं अपने घर से मार्केट, तो हमको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसमें कितना पेट्रोल लगेगा। पता चला हमने पेट्रोल लगना है 1 लीटर, और हमने उसमें डला लिया भैया 100 का डाल दे, और 1 लीटर से कम आया, बीच में पता चला गाड़ी रुक गई। तो एस्टिमेशन
कैलकुलेशन, ये चीजें उसको आनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको एक चीज, शब्द दिख रहा होगा, सोपान क्रमिक संरचना। क्या है ये सोपान क्रमिक? सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, और क्रमिक का मतलब आप जानते हैं सीक्वेंस, क्रम, सीढ़ी के क्रम के अनुसार। तो सोपान क्रमिक संरचना और गणितीय सोच। तो सोपान क्रमिक क्या है कि सीढ़ी के जैसा क्रम, यानी पहले पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा। सीढ़ी में क्या होता है, हम सबसे पहले पहला स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम पहले से डायरेक्ट चौथा तो नहीं चले जाते, चौथे से डायरेक्ट आठवां तो नहीं चले जाते। तो गणित इसी तरह से बना हुआ है। उसमें पहले एक स्टेप वन आता है, वन को क्लियर करने के बाद ही आप स्टेप टू में जा सकते हैं, स्टेप टू को क्लियर करने के बाद ही आप स्टेप थ्री में जा सकते हैं। अगर बीच का कोई भी स्टेप गायब है तो आगे के स्टेप आप चढ़ ही नहीं पाएंगे। ये हम शुरू में जो बात कर रहे थे कि क्रमिक ज्ञान होना चाहिए, गणित क्रमिक होता है, ये वही चीज है। ठीक है, जैसे बच्चे को पहले 1 से 100 तक गिनना सिखाएंगे, फिर वो संख्या पहचानेगा, फिर तुलना करेगा। अच्छा, 1 से 100 में 99 यहाँ पे है, 88 यहाँ पे है, 32 यहाँ पे है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर वो जोड़ना घटाना सीखेगा। तो जब तक उसको 100 तक मालूम ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि बेटा 11 में 25 जोड़ तो कितना आएगा, क्योंकि उसको 100 तक की तो संख्या ही नहीं आती है। तो फिर उसके जब वो जोड़ घटाना सीख जाएगा तो फिर बार बार जोड़ना है। जैसे 5 को 5 में 5 बार जोड़ना है, तो बोलेंगे भाई 5 जोड़, फिर 5 जोड़, 5 जोड़, 5, फिर उसी जोड़ से गुणे की अवधारणा बनती है, उसी घटाने से भाग की अवधारणा बनती है। तो जब तक उसको जोड़ घटाना ही नहीं आएगा वो गुणा भाग भी नहीं सीख सकता। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये गणित में ही फॉलो होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में काम होता है, सीढ़ी नुमा, सोपान, यानी आई मीन स्टेप वाइज ही आप इसमें चलते हैं। फिर गणितीय सोच क्या है? मैथमेटिकल थिंकिंग। तो गणित हर जगह है। देखिए, गणित में संख्याएं हैं, गणित में पैटर्न होते हैं, गणित में डिजाइन होते हैं, आकृतियां होती हैं, साइज होता है ना, वजन होता है, ये सब चीजें तो गणित है। तो गणितीय सोच का मतलब नियम, पैटर्न, प्रमाण और संबंध के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। आप लोगों ने ना बहुत सारे वो क्वेश्चन देखे होंगे कई बार, कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में, जैसे कि व्यापम के एग्जाम वगैरह आपने दिए होंगे बहुत सारे, उसमें रहता है ना कि इसके पिताजी के भाई का बेटा का बहन आपका कौन हो गया। तो ये सब क्या है? तो इसमें क्या है, लॉजिकल वे में हम लोग उस रिश्ते तक पहुंचते हैं। तो वो लॉजिक लगाते हैं, डिड्यूस करते हैं कि भाई ये मेरा ये, फिर इसका ये, तो ये, तो इसका ये, तो ये, तो ये मेरा ये कहलाएगा। तो वो क्या है, वो लॉजिकल वे में, सिस्टमेटिक वे में, पैटर्न के हिसाब से बच्चा चल करके अंतिम में निष्कर्ष तक पहुंच रहा है। ठीक है, संख्याओं का पैटर्न अलग है, समांतर श्रेणी और इस तरह की चीजें हम लोग बाद में पहले, लेकिन जब आप देखोगे कि 2, 4, 6, 8 और 10 गायब है और सीधे 12 लिखा है और बीच में एक जगह खाली है, तो आप पहले ही पहचान जाओगे कि भाई 2 2 का अंतर है, यहां से 10 गायब है, तो इसमें 10 होना चाहिए। तो ये सब चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। फिर फ्रैक्शन की समझ। फ्रैक्शन मतलब बटे, भाग, टुकड़ा। टुकड़ा समझ में आना चाहिए। टुकड़ा जैसे कि अब वही 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 कितना होता है बच्चे को ये पता होना चाहिए कि भाई 7.5 या 7.2 या 7.8, ये चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। फिर कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मीन्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूं, साहचर्य नहीं, हाँ साहचर्य नहीं, सॉरी, इसको क्रम विनिमय बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, क्रम बदल दिए, क्रम विनिमय, ओके, क्रम विनिमय बोलते हैं इसको। जैसे कि 3 + 5 = 5 + 3, कि 3 में 5 जोड़े तो भी 8 आता है, 5 में 3 जोड़े तो भी 8 आता है। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होता है कि 3 में 5 घटाएंगे तो अलग आएगा और 5 में 3 घटाएंगे तो अलग आएगा। तो गुणा और जोड़ के लिए तो ये सही है, लेकिन भाग और घटाने के लिए सही नहीं। तो साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, इस तरह के जो नियम होते हैं, ये सब चीजें भी उसको, बच्चे को मालूम हो, उसकी सोच में ये चीजें आ जानी चाहिए। फिर जनरलाइजेशन, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम बनाना। अलग अलग उदाहरण उसको दिए, अलग अलग समस्याएं दिए, अलग अलग क्वेश्चंस दिए, और धीरे से वो क्या किया, उससे एक पैटर्न बना लिया। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। वैदिक गणित का नाम आप सभी ने सुना होगा। वैदिक गणित में कुछ विशेष प्रकार के गुणा, विशेष प्रकार के भाग के लिए ना शॉर्टकट होता है। कि जैसे अब 99 × 25 करना, तो उसका एक शॉर्टकट है। तो क्यों शॉर्टकट है? कि उसी 99 से 25 का गुणा, 24 का गुणा, 23 का गुणा, 28 का गुणा, सब किए, देखे कि अरे कौन कौन से डिजिट बदल रहे हैं, है ना। तो उससे एक पैटर्न डिड्यूस हो गया, उस पैटर्न को डायरेक्ट कर दिए, तो वो क्या हो गया, शॉर्टकट बन गया, जनरलाइज हो गया।
ऐसा ही चीजें हम लोग जब कभी आप इंजीनियरिंग या इन सब का एग्जाम्स का आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर रहते हैं। शॉर्ट आंसर, तो वो शॉर्ट आंसर कैसे आता है, डिड्यूस होता है, वो ऐसे ही आता है, विशिष्ट उदाहरणों से धीरे धीरे एक पैटर्न बना लेता है और उस पैटर्न के हिसाब से फिर उसको सॉल्व करते हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये भी गणित के अंदर जरूरी है, गणितीय सोच में शामिल है। ठीक है, टीईटी में कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कौन कौन के हिसाब से, मतलब कुछ ऐसे शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने जिनकी जो व्याख्याएं हैं या जिनके द्वारा दी गई परिभाषाएं, डेफिनेशंस हैं, वो भी डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। तो जैसे प्रमुख शिक्षाविद में मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है, बहुत सारे लोग हैं, कई बार ऐसा इसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन कई बार आ जाता है। तो जैसे प्रमुख शिक्षाविदों में पहला इसमें दिया हुआ है हॉकबेन। हॉकबेन क्या कहते हैं गणित के बारे में कि मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अच्छा, इन तरह की परिभाषाओं में ना दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, व्याख्या तो बाद में, लेकिन पहले तो इसको आपको रटना पड़ेगा कि ये लाइन किन्होंने बोली है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कई बार होता है कि कहा किसी ने और हमने नाम किसी और का लिख दिया, तो ये पर्टिकुलर होता है, इसलिए आपको ये तो रटना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे रटंत पद्धति का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो हॉकबेन क्या बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। क्या बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। गणित जिस समाज में पढ़ाया जा रहा है या जिस समाज में गणित का उपयोग होता है, आप देखेंगे गणित से ही आकृतियां, सिस्टम, डिजाइन, जैसे आज कोई सिटी डिजाइन होती है, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता की सिटी देखी है, कैसे बोलते हैं बड़े सिविलाइज लोग थे यार, बड़े सभ्य लोग थे। क्यों सभ्य थे? उनकी सिटी देख के पता चलता है। सिटी में प्रॉपर चौकोर सड़कें, प्रॉपर नालियां, प्रॉपर चौकोर चौकोर घर बने हुए हैं। उनकी नालियों का ढाल है, ढाल है मतलब उसमें भी उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, पानी यहाँ जाएगा, है ना। स्नान गृह बना हुआ है, पाइप वगैरह सिस्टम, कैनाल सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब चीजें बिना गणित के संभव नहीं है। तो अगर गणित का उपयोग हो रहा है तो देखिए, गणित का उपयोग होने से कला का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है ना। बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रही हैं, जैसे अब हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, तो उन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है। अब बुर्ज अल अरब जो है उसका डिजाइन आप देखिए, बुर्ज खलीफा का डिजाइन देखिए, नाव जैसा है ना। तो वो कैसे संभव हुआ? अगर उसमें मैथमेटिक्स नहीं लगती, गणित नहीं लगती, तो क्या उतना बेहतरीन डिजाइन संभव था? नहीं था। तो कोई भी सभ्यता है, अगर वो गणित का प्रयोग करती है, तो उस गणित के प्रयोग से वो अपने सामान्य जीवन को बड़ा आसान बना लेती है। तो आसान किसकी वजह से बन रहा है? वो गणित की वजह से बन रहा है। इसलिए इनका कहना है हॉगबेन का कि समाज का दर्पण है गणित, सभ्यता का। ठीक है। दूसरा है लॉके। इन्होंने क्या बोला? गणित को तर्क की भाषा माना। गणित का अर्थ है तर्क, कुतर्क नहीं, तर्क। और तर्क होगा वो किसी न किसी नियम या किसी होता है, और वो आधार पुख्ता होता है। तो गणित के जो भी आधार हैं वो पुख्ता होते हैं, गणित के जो भी तर्क होते हैं वो निश्चित होते हैं। फिर डीवी क्या कहते हैं? गणित को प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का माध्यम माना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल मतलब समस्या समाधान का एक तरकीब है, ये समस्या समाधान के लिए जरूरी। दूसरा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। गणित जैसा हमने शुरू में बात की थी कि बच्चों को मूर्त अमूर्त, मतलब पहले मूर्त से सिखाते हैं, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाया जाता है। इसलिए एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। गणित को उसको पहले उसके उसके एक्सपीरियंस, उसके आसपास दैनिक जीवन से जोड़ करके शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये उसका एक माध्यम है गणित। देखिए, इसमें नीचे लिखा भी है एक टिप कि हॉकबेन का जो कथन है मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी आप बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि नया नया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ। तो इसके अनुसार अभी जो गणित पर जो विषय पर ध्यान दिया जा रहा है वो क्या है, उसको ध्यान देना और समझना और याद रखना जरूरी है। पहला है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चे को ना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रटने वटने वाला सिस्टम नहीं कि पहले ये रटना नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई ये अवधारणा उसको पहले क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि जब हम पढ़ाने जाएं तो डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए, उस टॉपिक से जुड़ा कोई क्वेश्चन करना चाहिए जो बच्चों की लाइफ से जुड़ा हो। तो बच्चे कुछ उत्तर देंगे, कुछ सही देंगे, कुछ गलत देंगे, कुछ वहां तक पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों बोलते हैं कि उनको सोचने का मौका देते हैं, उनको अवधारणा में हम
इनडायरेक्ट तरीके से जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट जाते हैं तो बच्चे का दिमाग काम करता है, सोचता है, बैकग्राउंड में काम करता है। लेकिन हम डायरेक्ट चले जाते हैं ना तो बच्चे को सोचने का अवसर नहीं मिल पाता। जब सोचने का अवसर नहीं मिल पाता तो उसकी जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पाती है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनसीएफ और एनईपी 2020 का मूल एक वो है कि गणित शिक्षण में ये होना ही चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, रियल लाइफ कंटेक्स्ट। ये भी हम अभी बात कर रहे थे कि रियल लाइफ में उसका उपयोग, दैनिक जीवन में उसका उपयोग कहाँ है जीवन में। जैसे हम लोग आज भी बात करते हैं कि कई बार हंसी मजाक में हम लोग कर लेते हैं, यार हमने खूब पढ़ा टेन थीटा साइन थीटा अल्फा बीटा गामा, कहाँ उपयोग होता है, कोई तो नहीं आता है, कुछ भी उपयोग नहीं होता है। ऐसा नहीं है, उपयोग होता है। हाँ, हो सकता है हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम जिस सड़क पे चल रहे हैं वो अगर टेन थीटा, अगर थीटा का उपयोग नहीं होगा तो सड़क में ढलान कैसे बनेगी, कितने ऊंचाई में सड़क जाएगी, पुल कैसे बनेगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ये हमारे आसपास है, पर कहीं ना कहीं हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं गणित के साथ, इसलिए हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और हम कहते क्या है, अरे यार ये इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं और कहीं पे कोई उपयोग नहीं आया। जी नहीं, हर एक चीज का उपयोग है। एक बार आप देखना तो शुरू कीजिए, बच्चे को दिखाना तो शुरू कीजिए। ठीक है, तीसरा चीज क्या चाहती है एनईपी 2020, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज को जानते हैं, खेल अलग अलग तरीके से बताना, है ना। चौथा जो है फियर फ्री एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, डर से दूर। हालांकि अब तो उल्टा हो गया, मैं मजाक के लिए इस बात को कह रहा हूं कि आजकल तो टीचर डरते हैं, बच्चे डरते नहीं है। लेकिन एनसी बहुत सारी जगहों पे आज भी ऐसी स्थितियां हैं कि बच्चे डरते हैं। और हम लोग भले ही, हम विद्यालयों में आजकल ना तो छड़ी चलती है, ना डांट चलती है, ना झापड़ चलता है, लेकिन फिर भी टीचर से बच्चा डरता है, उसके सामने कुछ कहने से डरता है। और जब वो कुछ कहेगा नहीं तो आप उसका सही सही आकलन नहीं कर पाएंगे, और जब आकलन नहीं कर पाएंगे तो उसके स्तर से फिर आप अधिगम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो बच्चा सीखेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि बच्चा निडर होकर अपनी बात कहे, बोले। तो जब अगर वो ऐसा करने लगेगा तो गणित के साथ साथ अन्य विषयों में भी उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, फिफ्थ होता है कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग, बोलने समझाने और तर्क देने का अवसर। बच्चे को समय दिया जाए, अवसर दिया जाए कि वो बोले, किसी चीज को समझाए और अपना तर्क प्रस्तुत करे। भले ही वो तर्क सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो प्रस्तुत करे। ये भी हमको समझ में आए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, आगे जो है वो है शिक्षक की भूमिका और क्लास फ्लो। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए गणित में? तो पहला, आई मीन ये जो है वो हम शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, गणितीय शिक्षा शास्त्र समझ रहे हैं, अभी हम गणित समझ नहीं रहे हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग गणित भी समझेंगे और गणित के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देखेंगे। बट ये हम पहले गणित का अधिगम के लिए गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि एक प्रभावी गणित शिक्षक को क्या चाहिए? तो पहला जी, पहले तो इंटरव्यू मेरे साथ लगभग 16 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब मेरे ही नंबर से, क्योंकि हम एक कार्यक्रम में हैं और सभी आपकी आवाज सुन रहे हैं। तो सबकी नेक्स्ट टाइम की एक डिमांड आपके सामने रख देती हूँ कि आप एक तो बहुत ही अच्छा इलेबोरेट कर रहे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं सब। दूसरी ये है कि वो चाह रहे हैं कि एक एमसीक्यू का सेशन भी अगर आप ले लेंगे मैथ को लेकर के तो बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं, जी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। और ये जो सातवां स्लाइड है ना, 10 ही स्लाइड है इसमें, और आखिरी के 2-3 स्लाइड्स में केवल एमसीक्यूज ही है। जी जी जी, ओके ओके सर, है ना, कंटिन्यू। तो उसका भी ख्याल रखा गया है, आप निश्चिंत रहें। जी जी जी, ओके। ठीक है, और अब क्लास हमारी ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, इसके बाद केवल प्रैक्टिस सेशन है। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच कुछ। आई थिंक टाइम भी हमारा हो गया है 7:30, तो विद इन 10 मिनट्स हम लोग इसको ओके करेंगे। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका और क्लास फ्लो। तो पहला चीज तो है कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जानना जरूरी है, उसके बिना गणित सिखाना संभव ही नहीं। सेकंड क्या है, उदाहरणों से पढ़ाना। कैसे उदाहरण होने चाहिए? उसके आम जीवन से, आसपास के चीजों से जुड़े होने चाहिए, जिससे वो रिलेट कर सके। रिलेट करेगा तो जब भी वो उस स्थिति से गुजरेगा उस गणित को वहां पे वो अप्लाई करने का प्रयास करेगा। तीसरा, सवाल पूछना, क्वेश्चन करना, तर्क करना। तो वहां से ये सवाल जब पूछेगा तो आप उसको आंसर देंगे। जब आप उसको आंसर देंगे और उससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो दूसरे तरीके से पूछेगा। इस तरह से वो अलग अलग प्रकार से तर्क करना सीखता है बच्चा। चौथा क्या है, एरर को अवसर बनाना। अगर बच्चे से कोई गलती हो गई है तो गलती क्यों हुई है, किस स्टेप में, कौन उस प्रक्रिया में कहां पर वो उसने मिस किया है या हड़बड़ी में किया है या जैसा भी किया है, तो
जब वो गलती करेगा तो आप उसको देखेंगे और देखने के बाद उसको आप समझाएंगे, तो वो उस प्रक्रिया जो उसकी है ना किसी भी समस्या को हल करने की, वो स्मूथ होती चली जाएगी, स्मूथ होती चली जाएगी, और बच्चा उन छोटी छोटी चीजों को क्लियर करता जाएगा, तो भविष्य में उससे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और लास्ट जो है, गणित को रोचक बनाना, आई थिंक इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी बहुत माहिर हैं, बहुत अनुभवी हैं, ये जानते हैं कि गणित को रोचक कैसे बनाया जाना चाहिए। ओके, तो अभी जो खुशबू मैम ने बोला है, अब हम उस पर आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो पहले आ चुके हैं, यानी किस तरह के प्रश्न आते हैं, इनकी एक प्रैक्टिस अपन करते हैं, ठीक है। सो मैं उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को इंटरप्ट करूंगा, ये वाली नहीं, मैं दूसरी स्लाइड चलाता हूं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी इसको लास्ट मोमेंट पे बनाते समय, तो मैं थोड़ा सा इससे हटा रहा हूं। ओके, और इसके लिए हम जो है, खुशबू मैम को मैंने भेजा था। ओके, सो इसमें ये वाला, ओके, सभी को विजिबल है क्या? कोई भी एक बोलेंगे एक बार। ये दिख रहा है सर। ओके, जी जी दिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं अपन प्रश्नों पे, और हम इसको करते हैं टिल्ट, और अपन देखते हैं पहला प्रश्न, गणित की प्रकृति मुख्य रूप से किस पर आधारित है? पहला, केवल स्मरण, दूसरा, तर्क और संबंध, और तीसरा, केवल अनुमान या केवल रटाई। अभी हमने जो चर्चा की है, आई थिंक उसमें ये क्लियर तो हुआ होगा, तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? आप सभी अपने मन में सोच लीजिए, 1 2 3, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? बी, तर्क और संबंध। तालियां उनके लिए जिन्होंने अपने मन में सही उत्तर समझा था। दूसरा प्रश्न, सर गणित, चैट बॉक्स में उत्तर आ रहे हैं, काफी सारे उत्तर आ रहे हैं हाँ chat box बिल्कुल, में। आप देखते रहिए उसको मैम, चूंकि मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं इसको स्लाइड को शेयर कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, आप सभी चैट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर देते रहिएगा ना। अभी प्रश्न नंबर 2 आ गया, गणित सीखने की सही प्रक्रिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट, रोड टू रोड, कॉन्क्रीट टू पिक्टोरियल टू एब्स्ट्रैक्ट, या फॉर्मूला टू फॉर्मूला? आई थिंक इसका भी उत्तर आप सभी को मालूम होगा, ABCD। चलिए, 1 2 3 4 5 तक गिनते हैं, 5 में हम पहुंच गए हैं, और इसका उत्तर जो है वो है सी, कॉन्क्रीट टू पिक्चोरियल एब्स्ट्रैक्ट, CPA। याद है CPA, ध्यान रखिएगा इसको। ये सभी वो प्रश्न हैं जो पिछले समय में पूछे जा चुके हैं। ओके, प्रश्न नंबर 3, गणित का कौन सा गुण सही है? अस्पष्टता, अनिश्चितता, सटीकता, या यादृच्छिकता? यादृच्छिकता समझते हैं, रैंडम। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका जो सही उत्तर है सी, सटीकता। गणित हमेशा सटीक होता है। ओके, ठीक है, गणित पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, केवल परीक्षा पास कराना, रटना बढ़ाना, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग विकसित करना, और कॉपी भरवाना। आई थिंक बन जाएगा आप सभी से। 1 2 3 4 5, इसका सही उत्तर है सी, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग विकसित करना। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अभी 100% राइट होंगे सभी प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 5, सोपान क्रमिक संरचना का अर्थ है कठिन से कठिन पढ़ाना, विषय को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाना, बिना क्रम के पढ़ाना, या केवल फॉर्मूला देना? बताइए, चैट बॉक्स भर दीजिए, क्या उत्तर हो सकता है इसका? कठिन से कठिन पढ़ाना, विषय को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाना, बिना क्रम के पढ़ाना, केवल फॉर्मूला देना। तो सोपान क्रमिक का मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया है। सोपान मतलब सीढ़ी होता है, क्रम मतलब सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। तो सीढ़ी का क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप, जीरो से ही हीरो। तो इसका मतलब है, इसका उत्तर होगा बी, विषय को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, गणितीय सोच का उदाहरण कौन सा है? 2 4 6 8 10, मन से उत्तर बोल देना,
बिना नियम के अनुमान, केवल याद करना। सोचिए क्या उसका उत्तर हो सकता है। एक, दो, तीन, चार, पांच। उत्तर ए। अब यहां पे कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये प्रश्न का मतलब क्या था, क्या पूछना क्या चाह रहा है। तो देखिए इसमें ये पूछना चाह रहा है गणितीय सोच का उदाहरण कौन सा है। यानी ये जब चार ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें आपको कहां पे गणित दिख रहा है, कहां पे गणित है। तो देखिए डी केवल याद करना, ये गणित नहीं है। सी बिना नियम के अनुमान लगा लेना, ये भी गणित नहीं है, क्योंकि गणित में नियम से अनुमान नहीं लगाया जाता, नियम से डिड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है। और मन से उत्तर बोल देना, ये तो रैंडम चीज हो गई, और रैंडम जैसी चीज गणित में होती नहीं है। और ए जो है 2, 4, 6, 8, 10, यानी यहां पर एक पैटर्न है, संख्या का पैटर्न है, इसलिए उसका उत्तर ए है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। सी टेट में गणित पेडागोजी का मुख्य फोकस क्या है। केवल कैलकुलेशन की स्पीड, बी कंसेप्चुअल टीचिंग एबिलिटी, सी केवल कॉपिंग, और डी हैंड राइटिंग। ये तो एकदम क्लियर है, इसका उत्तर है बी कंसेप्चुअल टीचिंग एबिलिटी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। गणित को डेली लाइफ से जोड़ने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। पहला बोर्ड पर फॉर्मूला लिखना, दूसरा दुकान पर पैसे गिनना, तीसरा केवल टेस्ट लेना, और चौथा नोटबुक सजाना। तो इसमें तो डेली लाइफ वाला केवल एक ही चीज दिख रहा है ना, नोटबुक सजाना। क्या मैं सही हूं। चलिए ठीक है सही उत्तर है बी दुकान पे पैसे गिनना। देखिए ये बहुत आसान है, हम सभी को लग रहा है ये हुआ है नहीं। ये सब चीजें, इनका उत्तर आप वैसे ही अपने मन से दे सकते हैं कई बार। नीचे में से गणित का कौन सा गुण नहीं है। ओ अब तो उत्तर दिख गया, तो देख लीजिए। तार्किकता, सटीकता, अस्पष्टता, समस्या समाधान। देखिए इसमें एक ही चीज है, क्योंकि गणित तार्किक भी है, सटीक भी है, और समस्या का समाधान कर। अस्पष्टता यही है जो गणित का गुण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसका कथन है ये। इस पर हमने विशेष जोर दिया था, आई थिंक बहुत सारे लोग इसको बता ही दिए होंगे। इसका उत्तर है बी हॉगबेन। प्रश्न नंबर 11। गणित सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, केवल 20 प्रश्न मैंने लिए हैं, बहुत ज्यादा लेने का समय नहीं था, और एक टॉपिक के लिए इतने काफी हैं। गणित सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या है। ए सिंबल, यानी कि सिंबल को क्या बोलते हैं, चिन्ह, चिन्ह, हाँ। दूसरा फॉर्मूला यानी सूत्र, और तीसरा कंक्रीट एक्सपीरियंस, एंड डी है थ्योरम। तो सबसे पहला चरण पूछ रहा है ये। हमने बात की थी कि गणित चरणबद्ध तरीके से चलता है, तो पहला चरण क्या, सबसे पहले चिन्ह सिखा देंगे उसको, या सबसे पहले फॉर्मूला सूत्र बता देंगे उसको, या डी थ्योरम बता देंगे उसको। नहीं, सबसे पहले सीपीए हमने पढ़ा है ना, कॉन्क्रीट, सॉरी क्या था वो, कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, सीपीए। तो सी, इसका उत्तर है सी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त रूप का ज्ञान देना उसको, अनुभव देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। गणित अध्यापन में एनईपी के अनुसार क्या जरूरी है। पहला केवल मेमोराइजेशन, दूसरा फियर बेस्ड टीचिंग, तीसरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और चौथा पनिशमेंट। मेमोराइजेशन यानी केवल रटना, नहीं। दूसरा फियर बेस्ड टीचिंग, डरा के पढ़ाना, नहीं। सी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी के साथ सिखाना, हो सकता है। डी पनिशमेंट, मारना दाड़ना, नहीं। तो इसमें एक ही उत्तर समझ में आ रहा है, वो है उत्तर सी। यस, जिन्होंने सी बोला है एक रसगुल्ला आज खाइएगा मेरी तरफ से, खुद खरीद के। प्रश्न नंबर 13। गणित की कौन सी विशेषता जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। पहला सार्वभौमिकता, यानी ये यूनिवर्सल है, हर जगह सेम है, एक जैसा है। दूसरा रंगीनता, गणित कलरफुल है। तीसरा कहानीपन, गणित में कहानी है और डी श्रृंगार, गणित बड़ा सुंदर है, श्रृंगार करता है, लाली लिपस्टिक लगा के घूमता है। तो इसमें क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो क्लियर है, ए सार्वभौमिकता, गणित यूनिवर्सल है। 14वां प्रश्न। गणित में ऑर्डर बदलने पर उत्तर ना बदलने वाला गुण किससे जुड़ा। ऑर्डर बदलना मतलब क्रम बदलना, तो क्रम बदल देने पर भी उत्तर ना बदले। अभी हमने पढ़ा था क्रम बदलने पे भी उत्तर ना बदले, जैसे 5 धन 3 बराबर 3 धन 5। तो ये कौन सा गुण है। तो ये है रिपीटिशन, कम्यूटेटिविटी, एस्टिमेशन, और डी
रैंडमनेस, तो ये है उत्तर कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमय, बी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 15, गणित का टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? केवल फॉर्मूला याद कराना, लाइफ स्किल और रीजनिंग विकसित करना, केवल होमवर्क देना या स्पीड टेस्ट लेना? ये आप तो एक बार में आप लोग इसमें बुलजाई मारेंगे, क्योंकि बी फॉर बुलजाई, बी ही इसका उत्तर है, लाइफ स्किल एंड रीजनिंग। प्रश्न नंबर 16, 3 सेब 2 सेब वाला उदाहरण किस प्रकार की लर्निंग दर्शाता है? कॉन्क्रीट लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट ओनली, रोट लर्निंग और फॉल्स लर्निंग? ये भी आई थिंक हमने पढ़ा है और यही उत्तर पढ़ा है, या मतलब यही वाला एग्जांपल, वहां पे केला लिखा हुआ था। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, 5 तक मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5, इसका उत्तर है ए। 17वां प्रश्न, गणित की पाठचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? केवल परीक्षा प्रश्न, जीवन आधारित गतिविधियां, केवल शुद्ध थ्योरी, केवल फॉर्मूला? देखिए 4 में से 3 चीजें जो हैं वो एकदम अधूरी हैं। केवल प्रश्न, बिना कॉन्सेप्ट के प्रश्न कैसे पूछेंगे? सी, केवल थ्योरी, थ्योरी कराएंगे तो गणित का उपयोग कहां करेगा वो? और चौथा फॉर्मूला, खाली फॉर्मूला पढ़ाएंगे, थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे तो काम बनेगा क्या? नहीं, इसमें सबसे अच्छा उत्तर है जीवन आधारित गतिविधियां, बी। तो कई बार क्या होता है ना, उत्तर देते समय इस चीज का ध्यान रखा कीजिए, जैसे उत्तर याद ना आए तो कई बार हम लोग को इस ट्रिक को अपनाना चाहिए, कैंसिलेशन ट्रिक, कि 4 में से देखो ये तो नहीं हो सकता, देखो ये तो नहीं हो सकता, हाँ ये 2 में से कोई एक हो सकता, तो आपका ना 50% चांस उस उत्तर को बनाने का हो जाएगा, जो पहले 25% था। तो कई बार ना कैंसिलेशन सिस्टम भी यूज करना चाहिए, जो हमने इस प्रश्न में किया है। प्रश्न नंबर 18, गणितीय समस्या समाधान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? और उत्तर दिख ही गया, तो देख लो। पहला है गेसिंग, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है मेमोराइजिंग आंसर्स और चौथा है नॉइस। तो गणितीय समस्या समाधान में सबसे महत्वपूर्ण है रीजनिंग, तर्क करना। प्रश्न नंबर 19, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? ए, गणित केवल अंकों का विषय है। बी, गणित तर्क और संबंधों का विषय है। सी, गणित केवल रटने के लिए है। डी, गणित जीवन से अलग है। बताइए। अब इसमें फिर वही कैंसिलेशन टेक्निक करते हैं। ए, गणित केवल अंकों का विषय है, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। फिर ले लेते हैं बी, गणित तर्क और संबंधों का विषय है, पता नहीं। सी, गणित केवल रटने के लिए है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। डी, गणित जीवन से अलग है, जी नहीं, जीवन के लिए ही तो गणित को बनाया गया है, यानी डी भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए नहीं हो सकता, बी, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो उत्तर क्या है? बी, गणित तर्क और संबंधों का विषय है। तो इस तरीके से भी आप प्रश्नों के उत्तर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकते हैं, कई बार ये ट्रिक्स काम आती हैं, मेरा खुद का अनुभव रहा है। और लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, गणित शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले तो क्लास में जाके सीधे पाठ का नाम लिख देना चाहिए। क्या मैं सही हूं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, सीधे थ्योरम लिखना चाहिए। दूसरा, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जानना चाहिए। तीसरा, केवल टेस्ट लेना चाहिए। और चौथा, चुपचाप आओ, पढ़ाओ और जाओ। तो इसमें से क्या सबसे सही लग रहा है? मुझे लगता है सारे के सारे लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। उत्तर नंबर बी, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जानना। ओके, सो ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, गूगल मीट, स्टॉप शेयरिंग। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो चीजें भी हमने मतलब मैंने बताने का प्रयास किया है, आप सभी को वो शायद समझ में आया होगा। अगर आया हो तो अंगूठा तो दिखा ही सकते हैं, अगर आ गया होगा तो प्लीज अंगूठा दिखा रहे हैं। ज्योति मैडम, ज्योति दीवान मैम, बीसे लाल सर, सरस्वती मैम, वंदना मैम, सोनम पांडे मैम, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ, ये वाला ठीक था। शबाना मैम, आपका ये वाला सही था। ठीक है, मतलब इतना आप लोग रो रहे हैं कि अब अगली क्लास लेना ही नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा समय मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि मैं 15 मिनट लेट से आया था, बीच में फंस गया था एक जगह पे, सो सॉरी उसके लिए। और आपने 1 घंटे तक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की कक्षा अच्छी रही होगी और आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास अगर आप सभी चाहेंगे तो ही हम
प्लान करेंगे। और जैसा भी होगा आप सभी खुशबू मैम को बता सकते हैं, अगर वो मुझे आदेश देंगी तो मैं बिल्कुल अगली क्लास लेने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।